नेक्स्ट है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है तो चेंज हो जाता है जीनोटाइप में। जैसे ही जीनोटाइप चेंज होगा तो फेनोटाइप भी चेंज होगा उस ऑर्गेनिज्म का। रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन और अनदर फेनोमिना होता है जिससे कि डीएनए में वेरिएशन आता है। डीएनए जो होता है ये हेलिक्स टाइप का होता है एंड पैरेलली रन करता है एक दूसरे के साथ। क्रोमेटिड जो होता है ये हाईली सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर होता है। एंड यहाँ पे बोला गया है कि डीएनए के सेगमेंट में लॉस होता है जिसको कि डिलेशन बोला गया है, या फिर गेन होता है जिसको कि इंसर्शन या फिर डुप्लीकेशन बोल सकते हैं। इससे इसका रिजल्ट यही होगा कि क्रोमोसोम में चेंज आ जाएगा। जब क्रोमोसोम में चेंज आएगा तो जीन में भी चेंज आ जाएगा। एंड जीन प्रेजेंट कहाँ रहता है? क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से कि सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो उसी को बोला गया एबनॉर्मलिटीज और एब्रिविएशन। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कैंसर सेल में। म्यूटेशन अराइज होने का मेन रीज़न ये होता है कि डीएनए में जो सिंगल बेस पेयर होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ है। एंड इसका क्लासिकल एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। डिलेशन एंड इंसर्शन जो होता है बेस पेयर का, उससे होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बहुत सारा केमिकल फिजिकल फैक्टर इंड्यूस करता है म्यूटेशन को। म्यूटाजेन में आता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये सब कॉज करता है म्यूटेशन, इसलिए इसको बोला जाता है म्यूटाजेन। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हमें सबसे पहले पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या किया जाता है, हमें पहले से ही पता है कि डिसऑर्डर जो होता है वो इनहेरिट करता है, मतलब कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होता है। जब मेंडल का वर्क को रीडिस्कवरी किया गया तो उस मतलब कि एनालिसिस किया गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो दिए थे उसको, एंड यही अप्लाई किया गया सेम थिंग ह्यूमन पे। बट ह्यूमन में क्रॉस वगैरह नहीं करवाया जा सकता है जिस टाइप से मेंडल पी वगैरह पे क्रॉस करवाए थे, क्योंकि पी का जो लाइफ स्पान जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। तो फैमिली हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इनहेरिटेंस के लिए अदर अल्टरनेटिव का यूज़ किया जाता है, एंड इस अल्टरनेटिव का नाम है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग टूल ट्रेस करने के लिए इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट एंड एबनॉर्मलिटी और डिजीज वगैरह। ईच एंड एवरी फीचर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसको कंट्रोल करता है एक या अदर टाइप का जीन जो कि लोकेटेड होता है डीएनए सेगमेंट पे। एंड डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। डीएनए जो होता है ये कैरियर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, एंड डीएनए जो होता है ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से लेके अदर जनरेशन में, एंड विदाउट चेंज हुए। अगर डीएनए वगैरह में कोई भी चेंज होता है तो इसका मेन रीज़न है कि वहाँ पे म्यूटेशन वगैरह अराइज हो गया होगा। एंड पेडिग्री एनालिसिस में जो सिंबल का यूज़ किया जाता है वो सब इधर दिया गया है। ये है मेल एंड ये है फीमेल, ये है सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये मैटिंग हो रहा है। एंड ये जो मैटिंग हो रहा है ये रिलेटिव के बीच में हो रहा है जिसको कि बोलते हैं कॉन्सिग्यूनियस मैटिंग। एंड ये जो है ये पेरेंट्स हैं, एंड इसके ये दोनों पेरेंट्स हो गए तो ये दोनों उसका प्रोजेनी हो गया। फिर ये दोनों पेरेंट्स हो गए तो ये जो चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड चाइल्ड दिया गया। तो अफेक्टेड चाइल्ड जो होगा वो रेड टाइप से ऐसे करके कलर किया हुआ है। एंड ये जो साइन है ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का साइन है। नेक्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को ग्रुप किया गया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकेंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली डिटरमाइन किया जाता है सिंगल जीन में जो हेरा फेरी होता है उससे, मतलब कि सिंगल जीन में कोई भी अल्टरनेशन वगैरह आ जाए या फिर म्यूटेशन वगैरह आ जाए तो इससे मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास करता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को किसी भी फैमिली में ट्रेस किया जा सकता है पेडिग्री एनालिसिस के हेल्प से। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसीमिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकता है एंड रिसेसिव भी हो सकता है। पेडिग्री एनालिसिस में हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रेट क्वेश्चन में डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ट्रेट जो रहता है ये लिंक्ड रहता है सेक्स क्रोमोसोम से हीमोफीलिया के केस में, एंड ये जो एक्स लिंकेड रिसेसिव ट्रेट होता है ये शो करता है मतलब कि फीमेल कैरियर होती है तो
फीमेल कैरियर से मेल प्रोजेनी में ये डिजीज ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का मतलब है कि हेमोफिलिक जीन जो है ये प्रेजेंट होगा एक्स क्रोमोसोम पे। तो मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब कि एक भी एक्स अफेक्टेड होता है तो मेल में ये डिजीज हो जाएगा। मतलब कि ये एक्स फीमेल है एंड फीमेल जो है हेमोफीलिया को कैरी करती है, तो हेमोफीलिया को कैरी करती है तो ये मेल है XY, ये नॉर्मल है। तो अब इसके प्रोजेनी में कितना परसेंटेज है हेमोफीलिया होने का, तो ये हो जाएगा XX एंड ये हो जाएगा XY, फिर हो जाएगा XHX एंड फिर हो जाएगा XHY। मतलब कि फीमेल यहाँ पे कैरियर होगी एंड मेल जो होगा वो अफेक्टेड होगा हेमोफीलिया से। तो वही दिया है कि हेमोफीलिया जो होता है वो ट्रांसमिट होता है कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ये डिजीज हो गया है। तो यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस समझाया गया है फिगर के साथ। फर्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट एंड इसका एग्जांपल दिया गया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे डोमिनेंट रेट का बात किया जा रहा है, मतलब कि जो डोमिनेंट होगा वो डिजीज कॉज करेगा, जो रिसेसिव होगा वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट फिगर देखते हैं, इसमें फीमेल अफेक्टेड है एंड मेल अनअफेक्टेड है। तो जो डिजीज जिसमें डिजीज रहता है वो डोमिनेंट ट्रेट वाला होता है, तो ये कैपिटल T, स्मॉल t या कैपिटल TT हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोजेनी में देख सकते हैं इसका जो 50% प्रोजेनी है वो अफेक्टेड है, मतलब कि इसमें डिजीज हुआ है एंड 50% प्रोजेनी जो है वो नॉर्मल है। तो अगर हम पेरेंट्स को कैपिटल T एंड स्मॉल t लेते हैं, देखो ये है कैपिटल TT एंड ये है कैपिटल T एंड स्मॉल t, इसको क्रॉस करवाया गया है स्मॉल TT के साथ। तो ये वाला जनरेशन में जो है इसमें कैपिटल T एंड स्मॉल t वाला भी आएगा एंड स्मॉल TT भी वाला आएगा, दोनों आएगा। एंड ये वाला जनरेशन में ओनली कैपिटल T एंड स्मॉल t वाला आएगा। तो यहाँ पे भी वही है, अगर इसको हम कैपिटल T एंड स्मॉल t लेते हैं तो यहाँ पे जिसमें डिजीज नहीं होगा वो स्मॉल TT वाला होगा। तो अब ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो प्रोजेनी में डिजीज वाला भी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेनी में डिजीज वाला भी है एंड नॉर्मल भी है। अगर वही हम करवाते कैपिटल TT को स्मॉल TT के साथ, तो जितना भी प्रोजेनी आता सब कैपिटल T स्मॉल t वाला आता, मतलब कि जितना भी प्रोजेनी रहता सब में डिजीज रहता। बट यहाँ पे नॉर्मल भी प्रोजेनी है और डिजीज वाला भी प्रोजेनी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैपिटल T एंड स्मॉल t वाला को। ये जो फीमेल है वो डिजीज मतलब कि ये अफेक्टेड है एंड मेल जो है ये नॉर्मल है। तो अब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो ये भी हो जाएगा कैपिटल TT एंड कैपिटल T स्मॉल t एंड मेल जो है ये नॉर्मल है, तो ये सिंपल स्मॉल TT हो जाएगा। तो अब कैपिटल T एंड स्मॉल TT को क्रॉस करवाएंगे तो जितना भी प्रोजेनी आएगा सब डिजीज वाला आएगा एंड वही कैपिटल T स्मॉल t वाला को TT के साथ क्रॉस करवाएंगे तो इसमें कैपिटल T स्मॉल t वाला भी आएगा एंड स्मॉल TT वाला भी आएगा, मतलब कि इसमें अफेक्टेड चाइल्ड भी आएगा एंड नॉर्मल चाइल्ड भी आएगा। तो यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे कैपिटल T स्मॉल t एंड ये हो गया स्मॉल TT, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोजेनी जो है ये अफेक्टेड है और अनअफेक्टेड है। एंड सेकेंड है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जिसका कि एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट मतलब यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट लिया गया है, तो जो रिसेसिव वाला होगा उसमें डिजीज होगा, मतलब कि कैपिटल TT होता है, कैपिटल T स्मॉल t होता है एंड स्मॉल TT होता है। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल TT वाला होगा वो डिजीज कॉज करेगा एंड ये दोनों जो होगा ये नॉर्मल होगा।